बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बैच मॉड्यूल के बारे में पहले सीखेंगे। बैच मॉड्यूल अरीना के अंदर बेसिक प्रोसेस की टेम्पलेट के अंदर आपको अवेलेबल है। यहाँ पे आपको बैच और सेपरेट दोनों मॉड्यूल्स अवेलेबल है। बैच और सेपरेट का मॉड्यूल दोनों एट अ टाइम आपके मॉडल में यूज़ हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये डिपेंड कर सकता है आपके मॉडल की सिचुएशन के ऊपर कि आपको दोनों मॉड्यूल रिक्वायर्ड है या सिंगल। So this module is intended as the grouping mechanism within the simulation model। तो बैच का मॉड्यूल बेसिकली ग्रुप मैकेनिज्म को यूज करता है आपके सिमुलेशन के मॉडल में। लाइक बैचेस आपके दो तरह से बनते हैं सिमुलेशन के इन्वायरमेंट में या सिमुलेशन के मॉडल में। इट कुड बी अ परमानेंट बैच और इट कुड बी अ टेम्परेरी ग्रुप। परमानेंट बैच का मतलब ये है कि आपकी परमानेंट ज्वाइनिंग होगी, वो डिस ज्वाइन नहीं होंगे। टेम्परेरी ग्रुप का मतलब ये है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए वो बैच जो है ग्रुप बनेगा और उसके बाद वो ग्रुप अनग्रुप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेल्डिंग के प्रोसेस की बात करें कि दो मेटल्स ने आपस में ज्वाइन होकर परमानेंट बैच बनाना है थ्रू वेल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो वो जो बैच है आपका परमानेंट बैच है। या कोई हम फास्टनर के थ्रू कोई दो प्लेयर्स को आपस में ज्वाइन करना चाह रहे हैं जो कि टेम्परेरी ग्रुप है, उनको आप बाद में अलग भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। सो टेम्परेरी बैचेस मस्ट लेटर बी स्प्लिट यूजिंग द सेपरेट मॉड्यूल। तो जब भी आप टेम्परेरी बैच का ग्रुप असाइन करेंगे तो सेपरेट का मॉड्यूल आपको अपने मॉडल में लाजमी यूज करना पड़ेगा अपने बैचेस को सेपरेट करने के लिए। So batches may be made with any specific number of entering entities or may be matched together based on an attribute। तो जो बैचेस हैं उनको मेड करने के लिए आप किसी स्पेसिफाइड नंबर के थ्रू अपनी एंटिटीज की जो एंट्री का नंबर है उसके थ्रू बना सकते हैं, या फिर आप एट्रीब्यूट की बेसिस के ऊपर भी बैच को डिफाइन कर सकते हैं। तो जो एंटिटीज अराइव होंगी एट द बैच मॉड्यूल, they are to be placed in the queue until the number of entities has accumulated। मतलब वो सब एंटिटीज, लेट्स से कि मुझे 5 एंटिटीज का बैच बनाना है, तो जब तक 5 एंटिटीज सिस्टम में आ नहीं जाएंगी तब तक बैच जो है वो क्रिएट नहीं होगा। सो वंस accumulated, जब आपकी एंटिटीज कंप्लीट हो जाएंगी, देन एक न्यू रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है जिसको हम बैच का नेम दे रहे होते हैं। ओके, तो जब आप बैच मॉड्यूल को ऐड करेंगे अपने सिमुलेशन के इन्वायरमेंट में तो बैच की जो विंडो है वो आपको कुछ इस तरह से शो होगी, जिसमें स्टार्ट फ्रॉम द नेम जो आपके मॉड्यूल का नेम होगा, देन उसकी टाइप है और बैच साइज है। तो यहाँ पे आप देखें, कंबाइन द बैच मल्टीपल कस्टमर इनटू वन सुपर कस्टमर। तो हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल एंटिटीज को, मल्टीपल कस्टमर को एक सुपर कस्टमर में डिफाइन कर रहे हैं। तो बैच साइज यहाँ पे 3 डिफाइन किया हुआ, मतलब 3 गाइज जो हैं बिफोर सेंडिंग ऑफ टू द सुपर कस्टमर वो पहले कंबाइन होंगे। जब वो सिस्टम में एंटर हो जाएंगे तब उनको फिर बैच बना के आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। तो उसकी टाइप जो है वो यहाँ पे परमानेंट सेलेक्ट है, मतलब कि ये जो बैच होगा वो परमानेंट होगा। इन केस अगर टाइप यहाँ पे टेम्परेरी होगी तो फिर बैच को आपने स्प्लिट लाजमी करना है, अदरवाइज आपको रन टाइम पे एरर मिलेगा। और सेपरेट करने के लिए आपको सेपरेट का जो मॉड्यूल है बेसिक प्रोसेस की टेम्पलेट में वो आपको यूज करना पड़ेगा बैच को सेपरेट करने के लिए। टिपिकल यूजेस जो हैं बैच मॉड्यूल की, लाइक अगर आपने कलेक्ट करना है नंबर ऑफ पार्ट्स बिफोर स्टार्टिंग प्रोसेसिंग, उसमें यूज कर सकते हैं। या रीअसेंबल प्रीवियसली सेपरेटेड कॉपीज ऑफ अ फॉर्म के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। और सिमिलरली ब्रिंग टुगेदर अ पेशेंट एंड हिज रिकॉर्ड बिफोर कमिटिंग एन अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट को कमिट करने से पहले पेशेंट और पेशेंट का जो रिकॉर्ड है वो एक साथ कंबाइन किया जाएगा और देन अपॉइंटमेंट की डेट जो है वो कमिट की जाएगी। तो ये कुछ टिपिकल यूजेस हैं हमारे बैच मॉड्यूल के। देन इसकी अगर जब हम बैच मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं तो जो विंडो पॉपअप होती है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास नेम
की विंडो है। नेम की विंडो क्या कर रही है जी? नेम की विंडो आपके पास एक यूनिक मॉड्यूल का आइडेंटिफायर है जो कि नेम बताएगा इस मॉड्यूल का। तो मैंने यहाँ पे इसका नेम 5 बैच साइज रखा हुआ है, मतलब कि इस मॉड्यूल का जो यूनिक नेम डिफाइन किया वो 5 बैच साइज के नेम से दिया। देन टाइप है जी। टाइप के अंदर आपके पास डिफरेंट एंटिटीज को टुगेदर करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जो मेथड आप यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इट वुड बी अ टेम्परेरी बैच और इट वुड बी अ परमानेंट बैच। देन आपने बैच साइज डिफाइन करना है कि आपने कितनी एंटिटीज को बैच करना है, 4, 5, 3, 7 एंड सो ऑन। इट कुड बी अ नंबर ऑफ एंटिटीज दैट नीड्स टू बी बैच। देन आपने सेव क्रिएशन बतानी है। सेव क्रिएशन इज बेसिकली द मेथड फॉर असाइनिंग रिप्रेजेंटेटिव एंटिटीज दैट यूजर डिफाइन एट्रीब्यूट वैल्यूज लाइक फर्स्ट, लास्ट, सम, प्रोडक्ट। तो यूजर जो आप मॉडल बेसिकली बना रहे हैं वो इसको डिफाइन करेगा कि इसकी सेव क्रिएशन आपने किस तरह से करनी है, जो आपने रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी को असाइन करनी है। तो यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट किया होगा। देन आपके पास रूल है, आप एंटिटी की बेसिस पे उसको मैच बैच कर रहे हैं या एट्रीब्यूट की बेसिस पे आपने उसे बैच करना है। और देन आपके पास रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी की टाइप है जो कि एंटिटी की टाइप को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी बैच के मॉड्यूल्स की। इसी तरह से हमारे पास सेपरेट का मॉड्यूल जो है वो भी एग्जिस्ट करता है एरिना में। सेपरेट का मॉड्यूल के पास आपकी जो विंडो है वो कुछ इस तरह से ओपन होगी। और सेपरेट का मॉड्यूल जो है, दिस मॉड्यूल इज यूज टू एदर कॉपी और इनकमिंग एंटिटी इनटू मल्टीपल एंटिटीज और टू स्प्लिट अ प्रीवियसली बैच एंटिटीज। तो किसी एंटिटी की मल्टीपल कॉपीज करने के लिए, एक सिंगल एंटिटी की मल्टीपल कॉपीज करने के लिए, या फिर जो प्रीवियसली आपने बैच बनाया था उसको स्प्लिट करने के लिए हम सेपरेट का मॉड्यूल यूज करते हैं। There are some rules for allocating the cost and time to duplicate are also specified. तो डुप्लीकेट एंटिटीज बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स हैं, लाइक कोस्ट या टाइम, वो आप इसमें डिफाइन करते हैं, उनके कुछ रूल्स हैं। इसी तरह से एट्रीब्यूट असाइनमेंट्स टू अ मेंबर ऑफ एंटिटीज आर आल्सो बी स्पेसिफाइड एज वेल। सो व्हेन स्प्लिटिंग द एग्जिस्टिंग बैच, तो जब आप एग्जिस्टिंग बैच को स्प्लिट करते हैं तो द टेम्परेरी रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी जो होती है दैट वाज फॉर्म इन डिस्पोज एंड द ओरिजिनल एंटिटीज दैट फॉर्म द ग्रुप आर रिकवर्ड। तो जो ओरिजिनल एंटिटीज होती हैं वो रिकवर्ड हो जाती हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव टेम्परेरी रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी आपने बनाई होती है वो डिस्पोज हो जाती है। लाइक अगर मुझे दो एंटिटीज को, दो प्लेट है जिनको मुझे वेल्ड करना है और उसको मैं बैच कर देता हूँ कि टोटल 2 प्लेट्स जब सिस्टम में एंटर होंगी तो वो बैच हो जाए, तो वो बैच होके एक सिंगल एंटिटी बन जाएगी। अब उसके साथ जो टाइम पे, जिस टाइम पे वो लास्ट टाइम पे वो बैच हुई है, उस टाइम पे उसको एक अलग यूनिक आइडेंटिफायर जो है वो असाइन हो जाए जिसकी बेसिस पे अब सारी सिस्टम की कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। और जब आप सेपरेट कर देंगे तो वो अगेन अपनी ओरिजिनल जो उनकी एंटिटीज थी, जो एट्रीब्यूट्स थे, उसके अंदर वो आपको कन्वर्ट होके मिलेंगी। So the entities process sequentially from the module in the same order in which they originally were added to the batch। तो entities जो sequentially आपके मॉड्यूल के अंदर आपने उनको बैच करके सेपरेट किया है वो उसी ऑर्डर के साथ ओरिजिनली ऐड होंगी जैसे आपने बैच करने से पहले वो थी। तो जब आप उनकी डुप्लीकेट एंटिटीज क्रिएट करते हैं देन specify the number of copies is made and sent from the module। then उसकी मल्टीपल जो भी आप नंबर बताएंगे उसकी कॉपीज क्रिएट होंगी और वो फिर सेंड की जाएंगी मॉड्यूल में। so the original incoming entity also leave the module। तो सेपरेट की सूरत में जब आप डुप्लीकेट ओरिजिनल की टाइप सेलेक्ट करते हैं और 50% कॉस्ट टू डुप्लीकेट मीन उसकी एक डुप्लीकेट बनेगा। और मतलब लेट्स से कि मेरे पास ब्लड टेस्ट करवाने के लिए सैंपल है, तो उस ब्लड टेस्ट की हमने डुप्लीकेट एंटिटी क्रिएट किया तो उसकी कॉस्ट जो है वो हम बता रहे हैं 50% टू डुप्लीकेट, जो 0 से 100 के दरमियान एक नंबर होगा। कितने डुप्लीकेट की है? एक की है, मतलब एक ओरिजिनल आईडी फाइल और एक आपने उसकी कॉपी जो है वो क्रिएट कर दी, मतलब आपने उसको हाफ हाफ कर, तो डेफिनेटली उसमें जो कॉस्ट है वो आएगी। सो इफ वी डीलिंग अ परमानेंट टाइप ऑफ बैच, अगर हम परमानेंट टाइप ऑफ बैच को डील कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे,
usually use the duplicate original to get the several customer all with the same attribute. अगर हमारी type split existing batch है, so it means we are dealing with the temporary batches or we use the split existing batch to reproduce the customer with original attribute. इससे क्या होगा, आपकी जब टेम्परेरी बैच यूज करेंगे तो एंटिटीज दोबारा अपनी ओरिजिनल एट्रीब्यूट की स्टेट में वापस चली जाएंगी. So distributor uses likes and individual entities to represent the boxes removed from the container or send an order both to fulfillment and billing for parallel processing or separate a previously batch that setup of document. जी, तो सेपरेट का बैच जो है इसके अंदर भी अगेन हमारे पास एक यूनिक मॉड्यूल आइडेंटिफायर है जो कि डिस्प्ले करता है मॉड्यूल और मॉड्यूल की शेप का नेम. देन हमारे पास टाइप की फील्ड अवेलेबल है जहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, डुप्लीकेट ओरिजिनल और स्प्लिट एग्जिस्टिंग बैच. डुप्लीकेट ओरिजिनल विल सिंपली टेक द ओरिजिनल एंटिटी एंड मेक सम नंबर ऑफ आइडेंटिकल डुप्लीकेट. तो डुप्लीकेट ओरिजिनल से आपके पास जो एंटिटीज हैं उनके डुप्लीकेट्स जो हैं वो क्रिएट होंगे. और अगर आप यहाँ पे स्प्लिट एग्जिस्टिंग बैच को क्लिक करेंगे इट मींस इट रिक्वायर्ड द इनकमिंग एंटिटी टू बी अ टेम्परेरी बैच एंटिटी यूजिंग अ बैच मॉड्यूल. तो जो आपकी बैच मॉड्यूल के थ्रू टेम्परेरी बैच की एंटिटी बनी हुई थी उसको आप यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे यूजिंग दिस टाइप ऑफ दैट इज द स्प्लिट एग्जिस्टिंग बैच. और सो अगर आप डुप्लीकेट ओरिजिनल करते हैं तो यहाँ पे पर्सन कॉस्ट टू डुप्लीकेट है जो कि बेसिकली एलोकेशन है कॉस्ट एंड टाइम भी ऑफ द इनकमिंग एंटिटी टू द ऑन आउटगोइंग डुप्लीकेट. तो जो आपकी इनकमिंग एंटिटी आउटगोइंग डुप्लीकेट उसकी बना रही है उसकी एलोकेशन के दौरान जो कॉस्ट या टाइम लगेगी वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे और इसकी वैल्यू जो है वो परसेंटेजेस में होगी ऑफ द ओरिजिनल एंटिटी कॉस्ट एंड टाइम लाइक बिटवीन 0 to 100. So the percentage specified will be the split evenly between the duplicate. तो मतलब यहाँ पे अगर इस प्रॉब्लम के अंदर हमने 50% लिखा हुआ इट मीन्स कि जो आपकी प्लेट्स हैं जो आपने ग्रुप की थी बैचेस की 50% वो डुप्लीकेट जिनका आप बना रहे हैं सेपरेट करेंगे वो एक नंबर उनका डुप्लीकेट है और 50% जो है वो उसको स्प्लिट किया जाएगा. while the original entity will remain any remaining close time और the percentage और इसको हम इस सेंस में डिफाइन करेंगे. तो नंबर ऑफ डुप्लीकेट जो है इट्स अ नंबर ऑफ आउटगोइंग एंटिटीज दैट विल लीव द मॉड्यूल. जो एंटिटीज आपके मॉड्यूल को लीव करेंगी वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं. ओके जी, तो यहाँ पे हमने डुप्लीकेट ओरिजिनल को देख लिया जिसके अंदर पर्सन कॉस्ट आ गई जो उसकी बैच की सेपरेशन के दौरान यूज होगी और उसके साथ आपने कितने नंबर ऑफ डुप्लीकेट जो है वो आउट गोइंग जो एंटिटीज हैं वो आपने डिफाइन करनी है. अगर आप यहाँ पे टाइप स्प्लिट एंटिटी बैच को सिलेक्ट करते हैं तो देन यहाँ पे मेंबर एट्रीब्यूट में आपके पास फर्दर 3 ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है. लाइक this is the method of determining how to assign the representative entity attribute values to the original entities. तो ये बेसिकली मेथड है कि आपने ओरिजिनल एंटिटीज को किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी एट्रीब्यूट को वैल्यूज असाइन करनी है. सो दीज ऑप्शन आर एक्चुअली रिलेटेड टू द 6 स्पेशल पर्पस एट्रीब्यूट. तो ये जो ऑप्शन है ये हमारी फर्दर 6 स्पेशल पर्पस एट्रीब्यूट्स को रिलेट कर रही हैं लाइक एंटिटी टाइप, एंटिटी पिक्चर, एंटिटी सीक्वेंस, एंटिटी स्टेशन, एंटिटी जॉब स्टेप एंड एंटिटी होल्ड कॉस्ट रेट. तो ये सब चीज़ें जो है वो डिफाइन की जाएंगी फॉर ऑल यूजर डिफाइन एट्रीब्यूट. जो भी यूजर डिफाइन करेगा एट्रीब्यूट उसके लिए ये सब चीज़ें होल्ड होंगी. सो अप्लाइज ओनली व्हेन द टाइप इज स्प्लिट एग्जिस्टिंग बैच. तो रिटेन ओरिजिनल एंटिटी वैल्यू, take all representative values, take specific representative value. तो रिटेन ओरिजिनल एंटिटी वैल्यू के जो आपकी ओरिजिनल एंटिटी थी उसी के अंदर आपने वापस रिटेन करवाना है जो भी बैच आपने
स्प्लिट किया था, मतलब जो आपने पहले बैच किया था, अब जब आपने उसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट द एग्जिस्टिंग बैच, तो रिटेन ओरिजिनल एंटिटी वैल्यूज, मतलब जो ओरिजिनल उस एंटिटी की प्रॉपर्टीज थी उसके अंदर वो वैल्यूज असाइन होंगी उसको। अगर आप आर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज लेते हैं तो जो वैल्यू आपने रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के दौरान डिफाइन की होगी, मतलब जो बैचिंग के बाद उसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी, उसके अंदर उसको वो सेपरेट करेगा। और स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के अंदर आप एट्रीब्यूट्स जो है वो डिफाइन करते हैं, लाइक द नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी एट्रीब्यूट्स दैट आर असाइन टू द ओरिजिनल एंटिटी ऑफ द ग्रुप। तो जो ओरिजिनल एंटिटी ऑफ ग्रुप को आप असाइन करेंगे एट्रीब्यूट, उनकी बेसिस पे फिर उनकी सेपरेशन जो है वो एप्लीकेबल होगी। और ये एप्लीकेबल ओनली है जब आपकी मेंबर एट्रीब्यूट की टाइप टेट स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हम एक गेयर मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल इस तरह से है कि हमारे सिस्टम के अंदर प्लेट्स एंटर होंगी, देन उनके बैच साइज जो है वो हमने 5 का डिफाइन किया, उनको बैच किया जाएगा उन प्लेट्स को, और उसके बाद गेयर मैन्युफैक्चरिंग की मशीन के ऊपर उन्हें ट्रांसफर करके उस बैच को उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाएगी। प्रोसेसिंग करने के बाद हम उन प्लेट्स को सेपरेट कर देंगे और फिर वो नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर मूव हो जाएंगी, मतलब सिस्टम से डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी। चलें इसका मॉडल बनाते हैं। सबसे पहले हम बेसिक प्रोसेस पे जाएंगे और क्रिएट का मॉड्यूल यूज करेंगे, और यहाँ पे मैंने इसका नेम जो है वो प्लेट्स के नेम से डिफाइन किया है। एंटिटी टाइप मैंने अभी बाय डिफॉल्ट एंटिटी वन ही रहने दी है। जो टाइम बिटवीन अराइवल है वो रैंडम एस्पो है, मीन ऑन एवरेज हर 0.5 मिनट्स के बाद प्लेट्स जो है वो सिस्टम में एंटर होंगी, और एंटिटीज पर अराइवल हमने वन ही रखा है, और अदर जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट है। तो ये हमारा क्रिएट का मॉड्यूल था जिसके थ्रू प्लेट्स जो है वो क्रिएट होंगी। देन हमने 5 बैच साइज के नेम से एक मॉड्यूल का नेम डिफाइन किया है, बैच मॉड्यूल का, जिसकी टाइप हमने टेम्परेरी सेलेक्ट किया। इट मीन्स कि हमारा बैच जो है वो बाद में सेपरेट होगा यूजिंग द सेपरेट मॉड्यूल। बैच साइज हमारे पास 5 है, मतलब 5 प्लेयर्स को हमने जो है वो सम अप करना है। और उसका जो लास्ट सेव क्रिएशन, जो सेव क्रिएशन की टाइप है, उसमें हमने लास्ट फील्ड जो है वो ऐड की है। रूल हमने कहा है एनी एंटिटी, मतलब जो भी एंट्री आती है आपने उसको बैच कर देना है। देन हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एंट्री टाइप है, इसको हम ब्लैंक रहने देंगे क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स जो है वो डिफाइन नहीं किए अभी। हमने कहा कि जो भी एंटिटी आएगी उसको हमने यहाँ पे बैच करना है। इसे मैंने ओके कर दिया, और देन अब मेरे पास गेयर मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस ऐड किया है मैंने। इसका नेम रखा है गेयर मैन्युफैक्चरिंग मशीन, और इसकी टाइप जो है वो स्टैंडर्ड है, और जो एक्शन है सीज डिले रिलीज का होगा। और प्रोसेस के रिसोर्स में हमने एक गेयर मेन्यू के नाम से रिसोर्स ऐड की है जिसकी क्वांटिटी 1 है, और टाइप उसकी रिसोर्स है। और जो प्रोसेस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्राई एंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी मीन या मिनिमम वैल्यू जो है वो 0.5 है, मैक्सिमम वैल्यू 1.5 है, और मोस्ट लाइकली जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। ठीक हो गया, तो ये हमने प्रोसेस और उसके पैरामीटर्स को डिफाइन किया। नेक्स्ट हमने अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इन बैचेस को सेपरेट करना है। तो सेपरेट हमने करना है, स्प्लिट द एग्जिस्टिंग बैच हम यूज करेंगे क्योंकि हमने डुप्लीकेट तो करना ही नहीं है। हमने बेसिकली जो परमानेंट, जो हमने टाइप टेम्परेरी बैच की टाइप सेलेक्ट की थी, अब हमने उसको सेपरेट करना है, और सेपरेट करने के बाद हमने ओरिजिनल वैल्यू के अंदर उसको रिटेन करवाना है। मतलब जो एट्रीब्यूट, जो खसूसियात हमारी एंटिटी की एट द क्रिएशन ऑफ द बैच टाइप पे थी, उन्हीं के अंदर वो उसको अगेन रीस्टोर करवा देगा, और देन वो नेक्स्ट स्टेशन पे मूव हो जाएंगी, लाइक सिस्टम से डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी। इसके साथ ही हमारा मॉडल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम जब इसको रन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे 5 एंटिटीज आती हैं। लेट मी स्लो डाउन इट। ओके, तो अब आप देखें मेरे पास 5 एंटिटी सिस्टम में पहले आएंगी।
ये उनका बैच बना, एक एंटिटी अब आपके सिस्टम से आगे गई, मैन्युफैक्चर प्रोसेस हुआ, 5 बैचेस में से आप देखें यहाँ पे 5 सेपरेट एंटिटीज जो हैं वो डिस्पोज ऑफ होंगी और अपनी ओरिजिनल स्टेट में डिस्पोज ऑफ होगी जो आपने डिफाइन की थी। तो ये हमने एक सिंपल सी एग्जांपल कवर की है इस लेक्चर में कि डेयर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को हमने देखा है कि बैच और सेपरेट के मॉड्यूल की किस तरह से हेल्प से आप किसी भी बैच का और सेपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कि आपके पास 5 प्लेट्स आएंगी, वो कंबाइन होकर एक बैच बनेगा, देन उनकी प्रोसेसिंग होगी डेयर की, और देन वो अगेन अपनी रिटेन कर देंगी ओरिजिनल शेप में यूजिंग द सेपरेट मॉड्यूल, और फिर वो सिस्टम से डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी। थैंक यू।